सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, ध्येय टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम राष्ट्रीय मुद्दे, जिसमें आज हम बात करेंगे कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था किस तरह के संकट के दौर से गुजर रही है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय कृषि व्यवस्था इस समय सदी के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस बहुत ही ख़तरनाक संकट बताया जा रहा है और इसी विषय पर और इसके तमाम आयाम और इसके तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बड़े ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जो कि कृषि पर, कृषि संकट पर, उसकी समस्याओं पर लिखते रहते हैं। हमारे साथ हैं देवेंद्र शर्मा साहब। आप कृषि और खाद्य मामलों के जानकार हैं और लंबे समय तक पत्रकारिता करने के बाद अब आप ख़ास तौर पर इसी विषय पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और लगातार लिख रहे हैं। हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं अंशुमन तिवारी साहब। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ आर्थिक मामलों पर बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं और इंडिया टुडे पत्रिका मैगज़ीन के आप संपादक हैं। स्वागत है आप दोनों का। देवेंद्र जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि आप लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि भारतीय कृषि व्यवस्था भयानक संकट के दौर से गुजर रही है और अब इसे सदी का सबसे बड़ा संकट भी माना जा रहा है। अब क्या वजूहात हैं, क्या कारण हैं, क्या पैमाने हैं? देखिए, बहुत सालों से जब आप खेती को देखते हैं, नज़दीक से देखते हैं, तो आपको ये समझ आता है कि सिस्टमैटिकली सरकारों ने या इकोनॉमिक सोच जो थी उसके कारण एक मैसेज ये था, बहुत क्लियर था कि भाई एग्रीकल्चर जो है उसके दो रोल हैं स्पेशली। एक तो ये है कि भाई फूड जो है उसकी जो कॉस्ट है शहर में, इन्फ्लेशन जिसको आप कहेंगे, इस माध्यम से देखने का तरीका जो है कि वो उसको कम रखना है। तो इसका मतलब जब आप फूड इन्फ्लेशन कम रखेंगे तो आप किसान को जो उसका वाजिब दाम है या जो उसका राइटफुल इनकम है वो आप उसको डिनाई करते हैं। ये एक हमारा सोच है जिसको हम फॉलो करते आए हैं। दूसरी सोच हमारी ये है कि खेती में से लोगों को निकाल कर, क्योंकि यहाँ पर सरप्लस लेबर मानी जाती है, उसको निकाल कर शहरों में लाना है। और शहरों में इसलिए लाना है क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो सारी आज खेती पे टिके हुए हैं बेसिकली। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि सस्ता लेबर चाहिए या चीपर लेबर चाहिए या दिहाड़ी मजदूर चाहिए, तो ये माना जाता है कि जब तक कृषि से लोग नहीं निकाले जाएंगे और वो शहर में नहीं प्लान करेंगे तब तक वो जो बेस है, फाउंडेशन जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, वो आपको मिलेगी नहीं। तो ये दो चीज़ें जो हैं सिस्टमेटिकली ये चलती आई है। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इसका अगर हम समझने की कोशिश करें तो खेती जो है बेसिकली वॉज बीइंग सेक्रीफाइस्ड, एग्रीकल्चर वॉज बीइंग सेक्रीफाइस्ड टू कीप द रिफॉर्म्स अलाइव। ये मैंने हर बार कहा है और ये मैं पिछले 40 साल से मैं देखता आ रहा हूँ कि एक सिस्टम जो है, एक प्रतिक्रिया जो कह दीजिए आप हिंदी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो एक बन चुकी थी इस तरीके से नॉर्म। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका, जब अपने किसानों को खेती से या रूरल एरियाज़ में लोगों को बाहर निकालना है, तो ये तो कर नहीं सकते कि फोर्सिबली आप उनको पुश करेंगे। तो आपने इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे क्रिएट कर दिए कि किसान के पास कोई चारा ही ना रहे कि उसको खेती से मजबूरन छोड़कर उसको शहर में प्लान करना पड़े। आज भी अगर आप देखें, हर दूसरा तीसरा आदमी जो आपके घर के बाहर गार्ड खड़ा है या ऑफिस के बाहर गार्ड है, वो किसानी से, खेती से आता है। रिक्शा चलाने वाला हर दूसरा तीसरा आदमी जो है वो खेती से आता है। और वो इसलिए है क्योंकि हमने उनको जो इनकम थी वो उनको डिनाई की। अब इनकम का स्तर आपने देख ही लिया है। अभी हाल में जो कुछ एक रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने शॉक किया है देश को, कि पिछले 15 साल से जो इनकम है, रियल इनकम किसानों की, वो डिक्लाइन पर है। और इस साल सबसे कम जो इनकम है वो इस साल दर्शाई गई है। और एग्रीकल्चर में एक इनकम होगी, लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चर है उसकी भी वेजेस जो हैं वो डिक्लाइन पर हैं। तो कहने का मतलब सारा रूरल जो क्षेत्र है वही आज उसका खामियाजा जो है भुगत रहा है। अब इस डिप्रेस सिचुएशन में या इस डिस्ट्रेस में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किसान आत्महत्या करेगा और या फिर शहर में प्लान करेगा? अंशुमन तिवारी साहब, आपका क्या मानना है कि भारतीय कृषि व्यवस्था की इस वक्त दशा और दिशा क्या है?
देखिए कुर्बान भाई, दो चीज़ें, एक तो कुछ क्लासिकल हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनका जिक्र देवेंद्र जी ने किया, और एक कुछ इंस्टेंट प्रॉब्लम है जो तात्कालिक समस्याएं हैं जिन्हें हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं। और वो समस्याएं पॉलिसी लेवल की मिसअंडरस्टैंडिंग से उपजी हैं। हमें कहते हैं कि भारत में ज़्यादातर किसान नेता बनकर आते हैं, भारत के बहुत सारे नेता जो हैं वो अपने को किसान डिक्लेयर करते हैं, पर वो एग्रीकल्चर का वो ज़मीन की समझ उनकी कितनी कम है एग्रीकल्चर को लेकर, ये हमें दिखाई देता है। जो तात्कालिक प्रॉब्लम उनकी बात करते हैं, कुछ हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में जो हमेशा से चली आई कि भारत में लैंड होल्डिंग्स का आकार छोटा है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक बहुत छोटे एग्रीकल्चर बेस पे रहती है। ये पुरानी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान हम इकोनॉमी में ग्रोथ के साथ कोशिश कर रहे थे। तात्कालिक समस्या ये है कि भारत के फार्मर्स ने इन सारी चुनौतियों के बाद भी अपने को बहुत तेज़ी से ट्रांसफार्म किया, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन अब सरकार के लिए समस्या बन गया है। ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि भारत अब क्राइसिस प्रोडक्शन से सरप्लस प्रोडक्शन की पोजीशन में आ गया है। हमारी पूरी की पूरी जो फूड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हैं उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो सप्लाई साइड डिमांड साइड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हमेशा वो सप्लाई साइड मैनेजमेंट पे रहे कि हम शॉर्टेजेस कैसे हैंडल करेंगे। एक सर्टेन लिमिट के बाद जब एग्रीकल्चर में यील्ड बढ़ी, लोगों ने 3-3 फसलें लेनी शुरू की, तो हम कंसिस्टेंटली इस पोजीशन में आ गए जहां हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है। और जब सरप्लस हुआ तो सरकार की एमएसपी पॉलिसीज जो गलत हैं उन्होंने पूरे के पूरे मार्केट को डिस्टॉर्ट कर दिया, और फार्मर के पास कैश क्रॉप की तरफ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आज हम जहां खड़े हैं कुर्बान भाई, वहां भारत में हार्टिकल्चर के प्रोडक्शन की ग्रोथ फूड ग्रेन प्रोडक्शन से 2 गुनी है, और हमारे पास हार्टिकल्चर को खपाने का, उसको एक्सपोर्ट करने का, उसके इस्तेमाल का कोई तरीका नहीं है। पूरा का पूरा फूड ग्रेन मार्केट पूरी दुनिया में बदल गया, क्योंकि पिछले 10 साल में दुनिया के ज़्यादातर मेजर ग्रेन प्रोडक्शन देशों में, चाहे वो यूक्रेन हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, वहाँ सब जगह फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ा, और उसका असर भारतीय बाजार की कीमतों पर दिखाई पड़ा। भारत का फूड ग्रेन बाजार अब एमएसपी नहीं देखता, वो ग्लोबल मार्केट देखता है। इसलिए आप देखिए कि एमएसपी डिक्लेयर करने के बाद भी सरकार को 10 अनाजों पर पिछले 3 महीने, पिछले 1 साल में 10% के हिसाब से 30% ड्यूटी बढ़ानी पड़ी। चाहे वो दालें हो, चाहे वो चना हो, चाहे वो गेहूं हो, इनके इंपोर्ट पे लगातार ड्यूटी सरकार बढ़ा रही है, इनका इंपोर्ट महंगा कर रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि एमएसपी के देने के बाद भी भारत में जो गेहूं या चावल या अनाज इंपोर्ट किया जाएगा वो सस्ता होगा। फार्मर्स की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, शहरों के साथ उनका जो ये ताल्लुक थे बदले, तो उन्हें ये कोशिश करनी पड़ी कि वो कुछ ऐसा कर सकें जिससे उनके पास नगद पैसा आ सके, कुछ ऐसा उगाएं जिससे कि वो रोज ले जाकर बेचें। तो आज हम जहां खड़े हैं वहां एग्रीकल्चर में जो डिस्ट्रेस है वो डिस्ट्रेस ग्लट का डिस्ट्रेस है। किसान की मेहनत को सही कीमत न मिलने का डिस्ट्रेस, हम ग्लट में खड़े हैं। आप देखिए, अगर आंकड़े आप देखें तो भारत में एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस डिफ्लेशन में है। कंसिस्टेंटली पिछले 6 महीने से कम 6 या 7 फसलें ऐसी हैं जो डिसइन्फ्लेशन में चली गई। अभी कल सीपीआई का जो डेटा है वो बताता है कि फूड बास्केट डिसइन्फ्लेशन में, यानी कि किसान जिस कीमत पर उगा रहा है उस कीमत पर वो उसे कीमत में बाजार में नहीं मिल रही है, जबकि कंज्यूमर उस बीच में कंज्यूमर को जो कीमत मिल रही है वो बढ़ी हुई कीमत है। तो कहीं एक दूसरा सिस्टम है जो बीच में काम कर रहा है। तो चैलेंज एग्रीकल्चर का इस समय यह है कि पूरी की पूरी एग्रीकल्चर पॉलिसी शॉर्टेजेस को मैनेज करने के लिए थी, किसान ने शॉर्टेजेस दूर कर दी, भारत में अब हम इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब समस्या ये थी, ये चैलेंज ये था कि हम सरप्लसेस को कैसे मेंटेन करें, और भारत के पास सरप्लस मैनेजमेंट की या फूड ग्रेन के या एग्रीकल्चर के सरप्लस मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। आप डिमांड नहीं जनरेट कर सकते क्योंकि हमने प्रोसेसिंग पे काम नहीं किया, हमने कोशिश नहीं की कि फार्मर्स को बेटर ढंग से ट्रेन किया जाए। तो आज हम जहां खड़े हुए हैं ये तात्कालिक तौर पर अभी इस चीज की क्राइसिस है, जो क्राइसिस सरप्लस की, और एक साइक्लिकल क्राइसिस जो हर साल आपको 10-12 फसलों में दिखाई देती है। देवेंद्र जी, बड़ी अहम बात कही अंशुमान जी ने, और पूरा प्रोसेस समझाया कि अगर उसके लिए कोई एक मैकेनिज़्म बन जाए तो शायद हालात बदल सकते हैं। लेकिन मैं आपके कई लेख पढ़ रहा हूँ, लगातार आप ये कह रहे हैं कि पिछले 21 वर्षों में, 22 वर्षों में 3.25 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये क्यों ऐसी स्थिति बन रही है कि आम किसान को उसकी उपज का, उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हम किसान को उसकी लागत का मूल्य देना नहीं चाहते। ये बहुत फंडामेंटली क्लियर हमें होना चाहिए, चाहे वो अमेरिका है, चाहे यूरोप है, चाहे इंडिया है। हमारी फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है और या इकोनॉमिक का ढांचा है, या जिसको मैं हर जगह ये कहता हूँ कि इकोनॉमिक डिज़ाइन जो है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें किसान को उसको हक जो बनता है उसका, जो जैसे कहा इनकम का, या उसको राइटफुल प्राइस की आप बात करते हैं, क्योंकि किसान की इनकम तो प्राइस से ही आएगी।
तो वो उसको डिनाई की गई है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ जो आपने शायद पहले भी सुना होगा, लेकिन वो समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे से ये पूछा गया कि भाई ये क्या कारण है कि किसान को जो जब सब कुछ पैदावार बढ़ रही है और इकोनॉमिक कंडीशन देश के बढ़ रहे हैं तो किसान कैसे पीछे रह गया उस गेम में। तो मैंने एक अध्ययन किया था कि 1970 में जब हरित क्रांति शुरुआत हुई थी तो एमएसपी का जो प्रकरण शुरू हुआ, तो एमएसपी का अगर उदाहरण के तौर पर 76 रुपीज़ पर क्विंटल गेहूं का दाम था, 76 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम था, और धान का जो दाम था वो 51 रुपये प्रति क्विंटल था। ये उस ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ जब स्कूल टीचर्स की तनख्वाह जो है वो 90 रुपीज़ पर मंथ होती थी, और अगले साल जब उनकी 100 रुपये तनख्वाह हुई तो उन्होंने दिवाली मनाई। तो ये एक लेवल था या एक सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन उसके 45 साल बाद 2015 में जब मैंने वही अध्ययन किया, उसी को खींचा मैंने आगे, तो देखा कि 2015 में जो गेहूं का दाम था वो 1450 रुपये प्रति क्विंटल है, विच इज़ ए इंक्रीज़ ऑफ 19 टाइम्स, 19 गुना बढ़ा है। मैंने उसी टाइम पर देखा कि बाकी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसको हम इनकम पैरिटी की बात करते हैं, उनकी इनकम किस रेशो में बढ़ी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की अगर हम देखें सिर्फ बेसिक पे और डीए, वो 120 से 150 गुना बढ़ता है उसी दौरान 45 साल में। कॉलेज टीचर्स प्रोफेसर्स का 150 से 170 गुना बढ़ता है, स्कूल टीचर्स का 280 से 320 गुना बढ़ता है, कॉर्पोरेट का 300 से 1000 गुना बढ़ता है, और किसान का 19 गुना बढ़ता है। तो ये जब 19 गुना, मेरा ये मानना है कि अगर सरकारी मुलाजिम की भी अगर इनकम जो है 19 गुना से बड़ी होती तो वो भी आत्महत्या कर रहे होते या फिर वो भी नौकरियां छोड़ चुके होते। ये एक सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी का तो ग्रोथ हुआ है, इनकम ग्रोथ हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, लेकिन किसान को पीछे छोड़ा गया है, क्योंकि वो, मैंने आपसे पहले जैसे कहा कि किसान को हमने डेलिबरेटली इम्पावरिश रखा है ताकि इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारे वायबल रहे। और ये अगर आप अमेरिका और यूरोप में देखें वहाँ भी ऐसा हुआ, लेकिन वहाँ पर एक चेंज हुई है। वहाँ के इकोनॉमिस्ट को ये समझ आ गया कि अगर ये हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये क्लैप्स कर जाएगा सारा सिस्टम। चाहे पॉपुलेशन अमेरिका की 2% है खेती में, लेकिन उन्होंने उसमें इतनी सब्सिडीज़ इंक्लूडिंग डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया है कि आज सबसे ज़्यादा अगर आप एवरेज हाउस होल्ड इनकम देखते हैं तो किसान का इनकम जो है हाउस होल्ड का वो अमेरिका की एवरेज से ज़्यादा है। अगर आप हॉलैंड में आते हैं तो किसान की इनकम जो है वो 265% ज़्यादा है देन द एवरेज इनकम ऑफ हॉलैंड। वो इसलिए नहीं कि किसान वहाँ बहुत प्रोडक्टिव है, ये नहीं है, पर वहाँ जो उसको सपोर्ट मिल रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, वो हमारे देश में बिल्कुल नहीं, उसको डिनाई की गई है। तो रिजल्ट ये है कि हमारा किसान मर रहा है, वहाँ का किसान क्रूज पे जाता है। ये अंतर हमें समझना है। मेरा ये मानना है कि इसको तरीका एक ही है। अगर आज इस संकट से खेती को आपने निकालना है, किसानों को निकालना है खेती में से, तो आपको उसकी इनकम को, जो रियल इनकम है उसके लेवल पर लाना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल उसी को भी उसी सोसाइटी में सर्वाइव करना, उसी सोसाइटी में रहना है। अब क्या हुआ पिछले 3-4 साल में, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है। जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ती है तो एक इंप्रेशन ये आता है कि साहब ये तो बिल्कुल सच है कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें सरप्लस को मैनेज करना नहीं आता, ये तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उसके साथ ये लगता है कि हमारे जो किसान हैं, आप ये मत देखिए कि उनको थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा मिला। जो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर जो एमएसपी का इंक्रीज़ हुआ है, जो थोड़ा सा हुआ है ज़्यादा, उसका किसानों ने फ़ायदा उठाया। उसके बाद वो कंटिन्यू रहा वही प्राइस जो है। और जैसे पल्सेस में सरकार ने ज़्यादा दाम बढ़ाए तो पल्सेस जो कि हमारी दालें जो थी वो बिल्कुल हमारा लेवल इतना था कि हमारी सोच थी कि शायद हमारे देश में पैदावार बढ़ेगी नहीं पल्सेस की। थोड़ा सा पल्सेस का पैदावार कीमत बढ़ाई गई तो पल्सेस जूम किया, तो उससे जो है सरप्लस कंडीशन क्रिएट हुई है। लेकिन ये हमें समझना है कि वो डेस्परेशन का निशान है, इंडिकेशन है, क्योंकि किसान को 10 रुपये भी ज़्यादा मिलते हैं या 50 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, किसी का भी दाम हो, दाल का हो या गेहूं का हो या किसी और कमोडिटी का हो, तो वो उसमें अपनी जी जान लगाता है। दूसरा ये भी तो है ना कि मरता क्या ना करता, उसको लगता है कि यही मेरा ऑल्टरनेटिव है जीने के लिए, जितना ज़्यादा पैदा करूँगा उतना ज़्यादा मेरी इनकम बढ़ेगी। लेकिन अब आप ये देखिए इंटरेस्टिंग, पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जिसकी इमेज हमारे देश में है फूड बाउल कंट्री का। सरप्लस सबसे बड़ा पंजाब से आता है। पंजाब में जो कि हमारी जो इकोनॉमिक सोच है वो ये कहती है कि इरिगेशन होना चाहिए और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। एक पंजाबी में कहावत है, हिंदी में तो मैं उसको नहीं बोल सकता, दब के बाद रज के खा, मतलब प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा होगी तो आपकी इनकम भी उस हिसाब से ज़्यादा होगी। लेकिन पंजाब ने इसको एक तरह का चैलेंज किया है जो समझने की ज़रूरत है। उसमें सारी आपको इकोनॉमिक कहाँ फ्लॉ है वो समझ आ जाएगा। पंजाब में 98% अश्योर्ड इरिगेशन है। एक ये ऐसा प्रदेश है, दुनिया में कोई मुल्क नहीं है ऐसा जिसके अंदर 98% अश्योर्ड इरिगेशन, यानी मतलब हर खेत को पानी लगता है। पंजाब में प्रोडक्टिविटी गेहूं, धान और मक्की की, सीरियल क्रॉप्स की, हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड है साहब।
इसका मतलब तो ये हुआ कि पंजाब का किसान बहुत खुशहाल होना चाहिए। लेकिन इत्तेफाक देखिए, या जिसको मैं कहता हूँ डुबियस डिस्टिंक्शन पंजाब की जो है वो ये है कि पंजाब हैज़ बिकम द हॉट बेड ऑफ फार्मर सुसाइड्स। प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है दुनिया पे, इरिगेशन सबसे ज़्यादा है, उसके बावजूद भी अगर हम सुसाइड का मैप देखें तो सुसाइड पिछले 17 साल में 2000 से लेकर 2017 के बीच में 3 यूनिवर्सिटियों ने स्टडी की हाउस टू हाउस सर्वे, 16,600 किसान पंजाब में आत्महत्या कर चुके, अकेले पंजाब में। कोई दिन ऐसा होता होगा जब पंजाब का किसान आत्महत्या नहीं कर रहा, अखबारों में जो मैं पढ़ता हूँ। तो इसका मतलब साफ है कि जो संकट है वो प्रोडक्शन से लिंक जो हमने किया है, सोचा है कि वो उसी के आंसर वहाँ पर है, वहाँ पर नहीं था। आंसर उसके बियॉन्ड था जो हमने नहीं देखा। अंशुमन साहब, आप और देवेंद्र जी काफ़ी हद तक एक ही बात कह रहे हैं और जो समस्या है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन उस समस्या का निदान क्या हो। पिछले 4-5 वर्षों से इस देश में एक बहस चली, चुनाव जो 2014 के हुए थे उससे पहले कहा गया था कि स्वामीनाथन कमीशन जो बना था उसकी रिपोर्ट लागू की जाएगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिया जाएगा, लागत से ज़्यादा कीमत दी जाएगी। वो हुआ नहीं। 5 साल बाद अब दोबारा चुनाव आ रहे हैं और हम अभी भी उस बहस में लटके हुए हैं कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए या ना की जाए। क्या वजह? सर, इसे इस तरह से समझना होगा जो देवेंद्र जी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत में एग्रीकल्चर का जो सबसे बड़ा डिलेमा है, और डिलेमा नहीं है क्योंकि इंडिया के पॉलिटिशियंस ने कभी भी प्रैग्मेटिकली कुछ नहीं सोचा कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद क्या होगा। वो डिलेमा क्या है? राइटफुल कॉस्ट और राइटफुल इनकम के बीच का डिलेमा है। हम दोनों जगह, हमारी सरकारें दोनों जगह दखल करके दोनों चीज़ें बर्बाद करती हैं। और उसके बीच में एक चीज़ और आती है जिसको हम कहते हैं राइटफुल डिस्ट्रीब्यूशन और राइटफुल मार्केटिंग। वहाँ सरकार और उसके दलाल कब्जा किए हुए बैठे रहते हैं। राइटफुल इनकम एंड राइटफुल कास्ट दोनों एक साथ मैनेज नहीं हो सकती। सरकार एक तरफ सब्सिडी का लंबा सिस्टम चलाती है जिसमें बहुत ज़्यादा लीकेज है, पर उसे चलाए रखना ज़रूरी है क्योंकि उसके साथ एक बड़ा भ्रष्टाचार, एक बड़ा तंत्र है जिसको खिलाना ज़रूरी है। और दूसरी तरफ वो बाजार में प्राइस कंट्रोल भी करना चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि अर्बन कंज्यूमर के लिए प्राइसेस कम रहने चाहिए हमेशा। इस तरह से आप कभी भी किसी भी प्रोडक्टिव सेक्टर को मैनेज नहीं कर सकते। इंडस्ट्री में क्या आप कॉस्ट और प्राइस दोनों कंट्रोल कर लोगे किसी भी प्रोडक्ट का? टेलीकॉम की कॉस्ट भी सरकार कंट्रोल करे और उसके प्राइसेस भी कंट्रोल करे, पर एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है भारत में जिसकी कॉस्ट और प्राइसेस दोनों में सरकार का दखल है। सरकार खाद की कीमत भी तय करती है और फसल की कीमत भी तय करती। इससे क्या प्रॉब्लम हुई कि एक पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो अजीब तरह से लॉपसाइडेड हो गया। अब इसमें होता है कि जो सरकार आती है वो एक हाथ अपना तरीके से मार देती है। जब उसको लगता है चुनाव जीतना है तो समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, उसे नहीं पता है कि अगले साल क्या होने वाला है। गलत लेकर आ जाएगा समर्थन मूल्य, आप उसको कहां ले जाके रखेंगे? आपको पता नहीं कि समर्थन मूल्य का ट्रेंड क्या है, दुनिया में प्रोडक्शन कितना है, आप एक ओपन इकोनॉमी, आप इंपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे। और दूसरी तरफ हम कॉस्ट के लेवल के ऊपर पावर की प्राइस को भी रेगुलेट करते हैं किसानों के लिए, बिजली की प्राइस को भी रेगुलेट करते हैं, खाद की प्राइस को भी रेगुलेट करते हैं, बीज की प्राइस को भी रेगुलेट करते हैं, यहां तक कि हम इंप्लीमेंट्स पे ड्यूटी को भी रेगुलेट करते हैं। ये स्ट्रक्चर हमें तब तक ठीक लग रहा था जब तक हमारी इकोनॉमी ओपन नहीं थी। जिस दिन से आप इकोनॉमी ओपन करके लिबरलाइज हो गए उसके बाद हमारे सामने एक क्राइसिस आई। और तीसरा, ये सब करने के बाद आप किसान को ज्यादा पैदा करने के लिए कहते हो, पर उससे कहते हो बेचो बेटा वहीं उसी एरिया में। इस सरकार ने भी आने के बाद जब ये कोशिश की तो राज्य सरकारों ने उसको अपोज कर दिया कि नहीं, आप फ्री मार्केटिंग देंगे, आप मंडी कानून खत्म करेंगे, आप एपीएमसी एक्ट खत्म करेंगे। चैलेंज ये है कि अगर आप राइटफुल इनकम सजेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कास्ट के लेवल के ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आज हम जहां खड़े हैं सर, वहां पोजीशन ये है कि 4 या 5 राज्य किसानों को जो इनकम दे रहे हैं वो पिटेंस है। 2000 रुपए साल में का क्या मतलब है, लेकिन उसका जो बर्डन है एक्सचेकर के ऊपर वो नॉन अफोर्डेबल है। आप 3 लाख करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर सब्सिडी डायरेक्ट बजट से दे रहे हो, अभी राज्य पैसा देना शुरू कर देंगे, उससे किसान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2000 रुपए साल में उसका क्या होने वाला है। लेकिन देश की इकोनॉमी और बजट्स ब्लीड कर जाएंगे, बड़े पैमाने पर आप कर्ज लेंगे, सरकारें कर्ज लेंगी। एक स्ट्रक्चर यहां पर है कि अगर आपको किसानों को राइटफुल इनकम देनी है तो आप बाजार की फोर्सेस के सहारे उसकी कॉस्ट मैनेज करिए और उसे एक सही इनकम दीजिए और उसे आत्मनिर्भर बनाइए। और जो वो प्रोड्यूस दे रहा है उसके लिए कंज्यूमर को अफोर्ड करने दीजिए, क्योंकि कंज्यूमर अगर प्राइस इंक्रीज पेट्रोल डीजल की फेस करता है, अगर वो प्राइस इंक्रीज टेलीकॉम और कम्युनिकेशन की फेस करता है तो उसे फूड की भी फेस करना चाहिए, बशर्ते एक ट्रांसपेरेंट प्राइस मैकेनिज्म हो। ये नहीं हो सकता एग्रीकल्चर में कि आप डिस्ट्रीब्यूशन को भी अपने कंट्रोल में रखिए, मार्केट के
प्राइस को भी अपने कंट्रोल में रखिए और जो इनपुट्स की कॉस्ट है उनको भी कंट्रोल में रखिए, और फिर आप ये कहिए कि नहीं हम डिसाइड करेंगे। पर समस्या कुर्बान भाई ये कि भारत के राजनेता अपने को भाग्य विधाता समझते हैं। वो समझते हैं कि उनके हाथ में लोगों की जिंदगी बदल देने की ताकत है, वो समझते हैं कि वो सब कुछ बदल सकते हैं। हम समस्या में वहीं आ जाते हैं कि जब वो ये नहीं देख पाते कि 5 साल बाद यूक्रेन में अगर अनाज का प्रोडक्शन बढ़ता है तो भारत के बाजार का क्या होगा, अगर ऑस्ट्रेलिया में चावल का प्रोडक्शन बढ़ता है तो भारत के बाजार पे क्या असर पड़ेगा। अगर आप एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी में जी रहे हैं तो आपको अपने एग्रीकल्चर मार्केट को उसी के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। आज भारत में रिटेल का रिफॉर्म सिर्फ इसलिए खड़ा नहीं हो पाया, और आज जो आप गलत देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर में, वो इसलिए नहीं हो पाया कि राज्य सरकार इस बात के लिए तैयार ही नहीं हुई कि वो एपीएमसी एक्ट खत्म करेंगी, किसान को अपना सामान फ्री बेचने की छूट ही नहीं देंगे। जब नहीं देंगे तो कोई प्रोसेसर नहीं आएगा, और कोई प्रोसेसर नहीं आएगा तो कोई रिटेलर उसके आगे खड़ा नहीं होगा। तो ये जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं इन्हें हैंडल करने की जरूरत है। किसानों को अगर उनकी इनकम दी जानी है तो फिर कास्ट के लेवल के ऊपर सरकार को सब्सिडीज में को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे पहले जो एग्रीकल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म है इंडिया में, जो पूरी तरह से कंट्रोल में है पॉलिटिकल लीडरशिप के, उसको रिलैक्स करने की जरूरत है। देवेंद्र शर्मा साहब, मैं आपके लेख पढ़ रहा था और उसमें आपने भारत की जो ये कृषि संकट है इसके निदान के लिए एक 11 सूत्रीय योजना सुझाई है और बताया है कि किस तरह से एक राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अपने वो 11 सूत्र जो हैं वो ज़रा आप बताएं कि उससे किस तरह से इस संकट पर काबू पाया जा सकता। देखिए, जब आपको याद होगा जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे भारत में, शुरुआत हुई थी 1991 में, तो फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब ने उस समय जो शुरुआत की थी, मेरा मानना है कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर गए थे। उन्होंने गलती ये की थी कि सारे का सारा फोकस उनका इंडस्ट्री के ऊपर था, और उन इंडस्ट्री का पैराग्राफ जब ख़त्म किया उन्होंने अपनी बजट स्पीच में, तो उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेन स्टे ऑफ द इकॉनमी है, लेकिन एग्रीकल्चर क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा मेरे जो कोलीग्स हैं स्टेट्स के वो एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे। ये कह के उन्होंने सब छोड़ दिया, और ये नहीं बताया कि इंडस्ट्री भी स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन आपने सारा फोकस स्टेट पे इंडस्ट्री पे किया, आपने एग्रीकल्चर को बाईपास किया। उस बाईपास का जो आज हम देख रहे हैं जो क्राइसिस है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। फंडामेंटली अगर देखें तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो जिस सिस्टम से लाया गया था, जिस तरीके से लाया गया था, उसी के करके आज हम ये क्राइसिस देख रहे हैं। आज जिस हम स्टेज पे पहुंच गए हैं, मेरा ये मानना है कि हम बेसिकली, जो मैं हर जगह बोलता भी आ रहा हूँ, कि हमने सोशलिज्म फॉर कॉर्पोरेट्स लेके आए हैं और कैपिटलिज्म फॉर फार्मर्स को लेके। ये सिस्टम है हमारा। हम किसान को सोच रहे हैं मार्केट्स के ऊपर, हाँ जी, और कह रहे हैं कि मार्केट्स की वॉलेटिलिटी को आप फेस करिए, लेकिन इंडस्ट्री के हम कभी नहीं छोड़ते। आज की इंडस्ट्री में थोड़ा सा क्राइसिस भी होता है तो सरकार सपोर्ट करती है, चाहे उसको बेल आउट करती है, चाहे उसके एनपीए को बाद में उसको रिस्ट्रक्चर करे, राइट ऑफ करे, जो भी करे। और आप उसके पैकेजेस देखिए, सारे का सारा जो सपोर्ट कॉर्पोरेट्स को जा रहा है, मुझे मानना है कि वो एक्चुअली ब्लैक होल है, और वो ब्लैक होल के अंदर सारा पैसा जा रहा है, किसी को पता भी नहीं वो कहाँ जा रहा है। और आज ये इसमें सिचुएशन आ चुकी है कि 5% ऑफ जीडीपी हमारा सिर्फ टैक्स कंसेशन में जाता है कॉर्पोरेट्स को, जबकि एग्रीकल्चर के ऊपर जो बजट में जो कंट्रीब्यूशन है वो मात्र 0.3 to 0.4% है। देखिए 52% पॉपुलेशन या 50% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, उसके लिए बजट एलोकेशन जो है 0.3 to 0.4% ऑफ जीडीपी है। और एक कॉर्पोरेट्स को जो कि 1% है, चलो 2% आप मान लीजिए, उसको आपने 5% जीडीपी सिर्फ टैक्स कंसेशन में दे दिया, जिसको रेवेन्यू फोरगॉन की बात करते हैं। ये नीति आयोग की अपनी स्टेटमेंट है, और ये उसके बावजूद भी आपका एनपीए 10 लाख करोड़ पर खड़ा है। आपने 3,17,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए हैं। आप इकोनॉमिक एडवाइज़र कहते हैं साहब, कॉर्पोरेट का लोन राइट ऑफ करते हैं, जब कॉर्पोरेट का बैड लोन राइट ऑफ करते हैं तो इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कौन सी इकोनॉमिक्स है? हाँ जी। और ये कहा जाता है कि किसान का जो लोन राइट ऑफ करते हैं या उसको वेव ऑफ करते हैं, किसान का वेव, तो वो नेशनल बैलेंस शीट खराब होती है। देखिए कितना अच्छा क्लेवरली डिज़ाइन किया गया है कि कॉर्पोरेट का लोन राइट ऑफ करना तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो मेरा मानना है कि ये सारे, जब तक हम उस इकोनॉमिक ग्रोथ के ढांचे को या इकोनॉमिक डिज़ाइन को नहीं समझेंगे, हमें समझ नहीं आएगा कि क्यों मार पड़ रही है आज किसान को। अगर हम कॉर्पोरेट्स को वो सारी सोशल सपोर्ट देते हैं, सोशल स्ट्रक्चर देते हैं, तो किसान को देने में क्या हमें शर्म आती है या किसान हमें हिचकिचाहट क्यों होती है? आज हमें ये मानना पड़ेगा, किसी भी कंट्री में देख लीजिए, जिस कंट्री के आज हम मॉडल लेके आ रहे हैं भारत में, हम कहते हैं कि साहब ये हमें पालन करना चाहिए, स्पेशली इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का, वहाँ भी आज एग्रीकल्चर क्राइसिस है। अमेरिकन एग्रीकल्चर इज पासिंग थ्रू अ टेरिबल क्राइसिस। यूरोपियन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो पासिंग थ्रू ए क्राइसिस। ये तो वो कंट्रीज हैं जहां पर कि जो इन्वेस्टमेंट हुई है एग्रीकल्चर में, जो हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं या फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, सब कुछ है। देखिए ना, वॉलमार्ट अमेरिका में है, वॉलमार्ट के अलावा कमोडिटी ट्रेडिंग अमेरिका में होती है, उसके बावजूद भी आज डेयरी के फार्मर जो है सुसाइड कर रहे हैं वहां पर।
क्यों कर रहे हैं? ये हमें समझना है कि वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट्स किस तरीके से हिट करती है। वो अगर वो भी रियलाइज कर रहे हैं, हमारे देश में तो ये होना ही था, क्योंकि हमारे देश के जो इकोनॉमिस्ट है उनकी इतनी समझ, मेरे ख्याल से उनकी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि उसके बियॉन्ड वो सोच सकें। इसलिए मेरा ये मानना था कि एग्रीकल्चर को अगर हमने वाकई ही निकालना है इस क्राइसिस से, तो दो चीज़ें मेरी सोच में थी। एक, मैं कहता आ रहा था बहुत दिनों से कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की किसानों को ज़रूरत है। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जो अभी सरकार ने तेलंगाना से शुरू हुआ और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये पर क्वार्टर का जो देने की बात की है, यानी 6000 रुपये जो साल के देंगे प्रति एकड़ किसान को, छोटे किसानों को देंगे। वो मेरा ये कहना था कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर दैट मार्जिनल कम्युनिटी जो है एग्रीकल्चर की, उनको देने की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर इकोनॉमिक सर्वे 2016 को हम देखते हैं, वो ये कहता है कि किसान परिवार की औसतन आय जो है परिवार की 17 राज्यों में, वो 20,000 रुपये साल की है। 20,000 रुपये यानी 1700 रुपये से कम किसान परिवार जीवित है एक उसमें, हर आधे देश में। अगर ये हालात हैं तो हमें कोई ना कोई उसमें इमरजेंसी या ऐसी सिचुएशन की जरूरत है, स्टेप्स की लेने की जरूरत है, जिसमें मेरा मानना था डायरेक्ट इनकम सपोर्ट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। और मुझे बड़ी अच्छा लगता है कि सरकारों ने कम इसको एक्सेप्ट किया और इसको अब लागू किया। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में यह और बढ़ेगा, हर स्टेट जो है इसको और बढ़ाएगी, और रियलिटीज़ भी यह है कि बढ़ाना चाहिए। दूसरा मेरा ये मानना है कि जब हम कॉरपोरेट्स को जब हम कर्जा माफ़ करते हैं, उनका टैक्स कंसेशन देते हैं, ये आर्गुमेंट ये है कि साहब इससे इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, जॉब क्रिएशन हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये 15 साल में जो हमने उनको 5% के हिसाब से जीडीपी के जो टैक्स कंसेशन दिए हैं, इज इट नॉट डायरेक्ट इनकम सपोर्ट? मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। अगर उन्होंने टैक्स देने से अपने बचाया है पैसा, तो उनके जेब में जाता है वो पैसा, और वो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है। आप उस डायरेक्ट इनकम सपोर्ट को इस डायरेक्ट इनकम सपोर्ट से वो करिए, बैलेंस करिए, हमें समझ आ जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। दूसरी बात यह है सर कि आज हमें किसानों को कम से कम 18,000 रुपये प्रति माह ये उपलब्ध कराने की क्षमता होनी चाहिए। और हमारा ये मानना है, हमने एस्टिमेट किया, रिसर्च किया इसके ऊपर, 5-6 इकोनॉमिस्ट और 10 लोग बैठे रिसर्चर्स, 1.5 साल प्रोसेस में चला। वी वर्कड आउट कि अगर हम 18,000 रुपये किसान परिवार को देते हैं, जो कि न्यूनतम है, हम जानते हैं कि वेजेस के नाम से भी चलते हैं, तो 18,000 रुपये अगर हम देते हैं, तो जो आज जो नहीं मिल रहा देश में, तो किसानों को हर साल तकरीबन 12,80,000 करोड़ रुपए से वंचित किया जा रहा है, जो उनका हक बनता है। ये अगर इतना कॉरपोरेट्स के ऊपर हो, तो आप देखें देश की इकॉनमी जो है एकदम बैठ जाती है। ये जो हम इसको डिप्राइव कर रहे हैं, ये आफ्टर ऑल दे डिजर्व इट। हाँ जी, ये उनका हक बनता है जो हमें उनको देना है। तो उसके लिए मेरा ये सोचना है कि हमें एक स्टेज आ गई है कि वी हैव टू सेट अप ए फार्मर्स इनकम कमीशन। मैं फार्मर्स इनकम कमीशन की जब बात करता हूँ, तो मेरा ये नहीं कि एक नया स्वामीनाथन कमीशन जैसे कमीशन खड़ा कर दिया जाए। हमारे पास ऑलरेडी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, कमीशन फॉर जो CACP जिसको हम कहते हैं, जो कि MSP तय करता है। MSP तय करने वाले को अब ये मैंडेट, उसका नाम बदल दिया जाए, उसका नाम रखा जाए कमीशन फॉर फार्मर्स इनकम एंड वेलफेयर। उसका टारगेट ये होना चाहिए, उसका मैंडेट ये होना चाहिए कि आप किसान परिवार को कम से कम 18,000 रुपये कैसे उपलब्ध कराएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर महीने आप चेक काट के दीजिए। मेरा ये कहना है कि सब एक तरीका जो हमें नज़र आता है वो ये है कि हम किसान की औसतन आय देखें, चाहे वो FPO के माध्यम से आ रही है, चाहे MSP के माध्यम से आ रही है, चाहे बाजार के माध्यम से आ रही है, या और भी कोई जो भी तरीके हैं। एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको ले लीजिए आप, उस डिस्ट्रिक्ट में देखें एवरेज इनकम डाटा हमारे पास है, उसमें देखें, सपोज करिए कि हमारा उसमें एवरेज इनकम निकल के आती है 12,000 रुपये प्रति मंथ आ रही है, तो हम वो 12,000 और 18,000 के बीच में जो गैप है, वो डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर से सरकार की तरफ से आना चाहिए। अब देखिए, आपके इमीडिएटली रिएक्शन आता है कि साहब ये पैसा कहाँ से आएगा। मैं कहा पैसा वहीं से आएगा जहाँ से 7वें वेतन आयोग का आया है। 7वां वेतन आयोग 2% पॉपुलेशन को बेनिफिट करता है, और क्रेडिट स्विस बैंक कहता है कि जब ये टोटल इंप्लीमेंट हो जाएगा सारे देश में, तो 4,80,000 करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा होगा। किसी ने पूछा पैसा कहां से आएगा? कभी किसी ने पूछा कि फिस्कल डेफिसिट का क्या होगा? क्योंकि अपने लिए हो रहा है, सब खुश हैं। लेकिन अगर मैं आज कह दूं कि 4,80,000 करोड़ रुपए हम किसानों को देंगे, देश में हाहाकार मच जाएगा। साहब ये पैसा कहां से आएगा, ये तो व्यर्थ जाएगा, ये डिजर्व नहीं करते हैं। ये हमारी मानसिकता है, ये हमारा इकोनॉमिक डिजाइन है। हमें डर लगता है कि अगर हमने किसान को कुछ दे दिया तो हमारी जेब से कट जाएगा। आज सबसे ज्यादा मेरे को लोग लिखते हैं कि साहब जो आप कह रहे हैं तो हमारी तनख्वाह रुक जाएगी। एम्प्लॉयज़ यूनियन मुझे बोलती हैं, मैं कहा ऐसा तो नहीं मैंने कहा कि आपकी तनख्वाह रुक जाएगी, लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि जो आपका हक बनता है, अधिकार जो आपका है, किसान को उससे वंचित क्यों रखा जा रहा है? आफ्टर ऑल 50% पॉपुलेशन। आपके पास में अंशुमन जी, आपने बात की कि जो 2,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया गया है, 3 लाख करोड़ का शायद आपने मोटे तौर पे एक आंकड़ा बताया। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की बात जो देवेंद्र जी कह रहे थे, कहा जाता है कि 5 लाख करोड़ रुपया
कि सब्सिडी हम कॉरपोरेट को दे रहे हैं, जिसका अभी जिक्र अभी तफसील से किया गया। तो ये जो देवेंद्र जी का फॉर्मूला है कि अगर आप इस तरह से कर दें कि 18,000 रुपये महीना की इनकम एक किसान को हो जाए, जिस पे 12,80,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, तो उससे कुछ हालात बदल सकते हैं। ये मैकेनिज्म पॉसिबल है? देखिए, ये कोई कॉर्पोरेट वर्सेस इंडस्ट्री का झगड़ा नहीं है जिसे हम पेंट करते हैं कि कंपनियां वर्सेस किसान है, ऐसा नहीं है। इकोनॉमी में सारे सेक्टर होते हैं और सारे सेक्टर्स अपनी तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। पॉलिसी में कई सारी खामियां और कमियां होती हैं। इंडस्ट्री में एक समय पर पॉलिसी में खामियां थी, लाइसेंस था, कुछ लोगों के हाथ में मोनोपोलीज थी, हमने वो देखा था। एग्रीकल्चर में कुछ पॉलिसी की खामियां हैं। मैंने जैसा कहा, किसान को अगर डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाना है तो सरकारों को उसके लिए फंड्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फंड्स चाहिए आपको। अभी की स्थिति में अगर सरकार जो इनकम सपोर्ट दे रही है उसकी कास्ट 75,000 करोड़ सरकार ने इस बार मानी, लेकिन वो 1,12,000 करोड़ रुपए के आसपास आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। और अगर आप राज्य सरकारों का मिला लेंगे तो अलग, उनको उसे और मिला लेंगे तो राज्य सरकारों का फंड अलग हो जाएगा। आप जितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट बियर करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें बहुत सारा लीकेज है, जैसे लोन वेवर्स हैं। पहले लोन वेवर्स केंद्र सरकार करती थी, अब और बैंकों को पैसा देती थी, अब राज्य सरकारें अपने बजट से पैसा देती हैं बैंकों को। लोन वेवर्स आपको मालूम है कि फेल्ड हैं, क्योंकि लोन वेवर्स कभी भी लोगों को नहीं मिलते जिनकी ज़रूरत होती है, वो फेलियर्स हैं। जिनको मिल जाते हैं, आप ह्यूज सब्सिडी देते हैं फर्टिलाइजर पे, जिसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ कंपनियों को जाता है। जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं या हाइड्रोकार्बन रॉ मटेरियल की कीमतें गिरती हैं, तो हमारे यहाँ फर्टिलाइजर सस्ती नहीं होती। बाकी चीज़ें सस्ती होती पर वो सस्ती नहीं होती है। हम कितनी सारी ड्यूटी एग्जम्पशन सिर्फ इसलिए देते हैं कि कोई कंपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करती है, वो ट्रैक्टर को लेके और बाकी चीज़ों को लेके। किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देने के लिए सरकारों के पास मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं है कि उनके पास कुशन नहीं है, उनके पास नहीं है, लेकिन उसे प्रोसेस में लाना पड़ेगा। किसानों को उस लेवल तक लाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां पर किस तरह से बजट को मैनेज करते हैं। अभी हो यह रहा है कि सारी चीजें नीजर्क हैं। ये कोई बहुत सुविचारित फैसला नहीं था किसानों को इनकम सपोर्ट देने का। सरकार तो अपना काम करके निकल चुकी थी एमएसपी बढ़ाकर। वो तो अगर 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे ना आए होते, जिसमें कि प्रिडोमिनेंटली एग्रीकल्चर स्टेट थे, तो सरकार क्यों बैकडेट से दिसंबर से 75,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लेके किसानों को इनकम सपोर्ट लागू करती, जिसे लागू करना भी मुश्किल है। अगले 2 महीने में आपके पास डेटा लेकर लोगों के खाते चेक करके उनमें पहुंचाना भी मुश्किल है। तो हम सब नीजर्क पर हैं। अगर इनकम सपोर्ट देना था तो यह काम 2014 से शुरू किया जा सकता था। और आप क्रमशः एग्रीकल्चर से जो वेस्टेज एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो राज्य सरकारें खर्च करती हैं, जो केंद्र सरकारें खर्च करती हैं, उनको कम करके आप किसानों को एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दे सकते थे और उन्हें एक अच्छा जेन्युइन मार्केट दे सकते थे, जिस मार्केट में उन्हें उनके प्रोड्यूस का सही प्राइस मिलता। और उन्हें उनके प्रोड्यूस का सही प्राइस पूरी दुनिया में तब मिलता है जब एग्रीकल्चर के आगे आप एक मजबूत प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी खड़ी करते हैं, जो आपके फूड को प्रोसेस करती है और उसका फायदा भी फाइनली फार्मर के हाथ में जाता है। तो हम वैक्यूम में ऑपरेट करते हैं और हम नीजर्क रिएक्ट करते हैं। हम तात्कालिक तौर पर आज अचानक चुनाव जीतना है तो हम भावांतर योजना ला देंगे। भावांतर योजना में क्या हुआ, व्यापारी ने किसान से खरीदा और सरकार को बेच दिया, किसान वहीं खड़ा रह गया, व्यापारी ने उसका कमीशन ले लिया। तो अभी भी एक समय है कि इस चुनाव के आसपास, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि भारत में एग्रीकल्चरल और रूरल डिस्ट्रेस की सबसे खराब स्थिति इस समय है। 17 राज्यों में भयानक रूरल डिस्ट्रेस है। इस चुनाव के बाद शायद सरकार बैठे और वे डिसाइड करे कि एग्रीकल्चर की कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, उसको डायरेक्ट इनकम कैसे दी जा सकती है, जो चोरी हो रही है एग्रीकल्चर को मदद देने के नाम पर पूरे सिस्टम में, जो पैसा लीक हो रहा है गोल्ड प्लेटिंग में, फर्टिलाइजर में, उसे रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास फंड्स और बजट नहीं है। सरकार के पास बजट हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। इतने ह्यूज बेल आउट दिए जाते हैं बैंक्स को, इंडस्ट्रीज को। वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या सुविचारित रूप से कोई भी सरकार पिछले 5 साल में बैठकर उसने सोचने की कोशिश की है कि अगले 10 साल तक भारत की फार्मिंग पॉलिसी होगी क्या? हम 10 साल बाद भारत की एग्रीकल्चर को कहां खड़ा देखेंगे? ग्लोबल एग्रीकल्चर किस ट्रेंड पे जा रही है? कैसे हम ये देखेंगे कि भारत में इतना छोटा सा बेस इतने बड़ी पॉपुलेशन को संभाल रहा है, उसे हम कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे? तो ये कृषि जो है वो पिछले 25 साल के रिफॉर्म में हमेशा रिएक्टिव रही है, हमेशा रिएक्शन रहा। जब शॉर्टेज हुई तो आपने एमएसपी बढ़ा दिया, जब शॉर्टेज कम हो गई तो एमएसपी ऊपर कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने मार्केट डिस्टॉर्ट कर दिया है, पूरा का पूरा फूड मार्केट डिस्टॉर्ट कर दिया। और अब उस फूड मार्केट के डिस्टॉर्शन की कीमत फाइनली किसान चुका रहा है। जैसा कि देवेंद्र जी कह रहे हैं, वो सुसाइड क्यों करता है? कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा है, वो प्राइस फार्मर भी कंज्यूमर के तौर पे कर रहा है बाजार में, लेकिन वही उसको प्रोड्यूस, उसको प्राइस नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि
सरकारें ठंडे दिमाग से बैठे सोचें और प्रैग्मेटिकली सोचें, तो किसानों को इनकम सपोर्ट देना, सस्टेन करना असंभव चीज नहीं है। सरकारों के पास पर्याप्त रास्ते हैं बचत के। जितना वेस्टेज है सरकारों में खर्च का, अगर उसे बचा लिया जाए तो फार्मर्स की जिंदगी बेहतर की जा सकती है। देवेंद्र जी, हम इस चर्चा के अंतिम चरण में हैं। कुल मिला के बात ये निकल करके आ रही है कि पॉलिसी और प्लानिंग अगर वो ठीक ढंग से और नियत कर ली जाए तो शायद हमारा जो ये एग्रेरियन क्राइसिस है, ये कृषि संकट है, इससे हम उबर सकते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं और इसमें क्या ऐड करना चाहिए? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि सारी जो रिपीटेडली मैं ये बात करता हूँ कि इकोनॉमिक सोच जो है वो ये कहती है कि एग्रीकल्चर को आप फॉरगेट अबाउट एग्रीकल्चर। आज ये माना जाए कि ऑब्सोलीट हो चुकी है एग्रीकल्चर, हमें इन लोगों को निकाल कर शहर में लाना है। रघुराम राजन साहब कहा करते थे कि द बिगेस्ट टिकट रिफॉर्म्स वुड बी कि जब हम इन गाँव से लोगों को, गाँव से भी नहीं कहते थे वो, एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल के शहर में लाएंगे, बिकॉज शहर में दिहाड़ी मजदूर की जरूरत है। अगर दिहाड़ी मजदूर ही आपने बनाने हैं और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का गोल है, तो मुझे लगता है कि मेरे को सारे इकोनॉमिक्स पे सवाल करने का हक बनता है, या किसान को पूछने का हक बनता है कि ये मेरे को वहाँ से वंचित किया जा रहा है ज़मीन से और यहाँ लाके मुझे दिहाड़ी मजदूर बनाया जा रहा है। ये कौन सा इकोनॉमिक ग्रोथ है? जस्ट बिकॉज 1 या 2% की इनकम बढ़ती है और बाकी हम लोग जो मिडिल क्लास है वो बेनिफिशियरी उसकी होती है, तो हम भूल जाते हैं कि भाई मेजॉरिटी देश में क्या होगा। एक बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने तिवारी साहब ने कि देखिए जो बजट मैनेजमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल है, उसको हमें खोलना पड़ेगा, उसको दोबारा देखना पड़ेगा। वो इस तरीके से बनाया गया है कि अगर एग्रीकल्चर में या फूड में आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सब्सिडी बन जाती है, वो फिस्कल डेफिसिट में ऐड होता है। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट्स को एग्जाम्पशन देते हैं तो वो मुझे नहीं मालूम वो कहाँ जाता है, वो फिस्कल डेफिसिट में कहाँ खो जाता है वो। ये जो डिज़ाइन है उसको तोड़ना पड़ेगा, इसलिए तोड़ना पड़ेगा कि ये बनाया गया इस तरीके से कि आपके लिए पैसा है ही नहीं है। अब देखिए 3% की लिमिट रखी गई है कि इससे ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं होता। उसमें फिस्कल डेफिसिट में हम क्या गिनते हैं? मैं हर बार ये कहता हूँ कि अभी हेयर कट मिलते हैं इंडस्ट्री को, हेयर कट मिलते हैं 50,000 करोड़, कोई 80,000 करोड़ रुपए, कोई 90% भी हेयर कट मिले हैं जिसको हम हेयर कट कहते हैं। 2-4 साल में 2014 और 2018 के बीच में 4 साल में 3,17,000 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स माफ हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ ये कौन से फिस्कल डेफिसिट में आता है? ये क्यों नहीं आता फिस्कल डेफिसिट की कैलकुलेशन में? लेकिन अगर हम 75,000 करोड़ रुपए देते हैं किसानों को जो बाय वे ऑफ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट हम देंगे तो फिस्कल डेफिसिट में आ जाता है वो। देखिए इसको इसलिए कहना, उसको खोलना पड़ेगा, उसको दोबारा देखना पड़ेगा। ये डेलिबरेटली ऐसा बनाया गया है कि गरीब आदमी के लिए पैसा रह ही नहीं गया देश में, और अगर नहीं रह गया है तो इसका मतलब है कि हमने उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने कहीं ना कहीं गलती की है या उसको दोबारा देखने की जरूरत है। मैं आपको एक छोटी सी बात से एग्जाम्पल दूंगा। जब वाजपेयी साहब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, 13 दिन की सरकार, उस समय एक एक्सरसाइज हुई थी जिसमें वाजपेयी साहब नहीं थे, तो उसी पार्टी ने की थी। उसमें उन्होंने 6-7 इकोनॉमिस्ट को बुलाया था और उस इकोनॉमिस्ट का चर्चा ये हुई थी कि हमें कैसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो, क्योंकि नई सरकार बन रही थी। और उसमें मुझे याद है मैंने जब एक बात कही थी कि ये क्या कारण है कि आप हर इकोनॉमिस्ट जो बैठता है वो कहता है फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, उससे बाहर हम निकलते नहीं हैं। मैंने कहा जी अगर आपने यही करना है तो मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ कि एंटी कंबेंसी आप पे भी लागू होगी। क्यों नहीं हम ये करते हैं कि 50% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, 50% बजट एग्रीकल्चर को क्यों नहीं दिया जाता? और आपको हैरानगी होगी अगर आप पुराने दिन उसको याद करें तो वाजपेयी साहब ने कहा था कि 50% बजट हमारा एग्रीकल्चर में जाएगा। 60% की बात हुई थी एक्चुअली, क्योंकि उस समय 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी। ये अलग बात है कि 6% भी नहीं गया रियलिटी में, लेकिन ये बात शुरुआत हुई थी। और मैं ये मानता हूँ कि अगर हम बजट का हिस्सा इस तरीके से एलोकेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन दैट सेक्टर, तब आप देखेंगे कि हमारा जो सबका साथ सबका विकास वो उसी रास्ते से निकलेगा। ये ट्रिकल डाउन जो थ्योरी है ये दुनिया में फेल हो चुकी है, और ये थ्योरी को हमारे देश में, अमेरिका में, यूरोप में उसको दोबारा सोचा जा रहा है। हमारे देश में अभी हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे एक इकोनॉमिक जो कर्ता धर्ता हैं, उनको फाइनेंशियल कर्ता धर्ता हैं, उनको दोबारा बैठ के देखना पड़ेगा। उसका एक कारण सर है, जब इलेक्शन आते हैं तब तो हमें आम आदमी की याद आती है, तब हमें किसान की याद आती है, तब मजदूर की हमें याद आती है। लेकिन जब पिछले 4 साल में जब सरकार होती है तब उस समय हमें कभी नहीं किसानों की याद आती है, कभी मजदूरों की याद नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक सोच है उसके अंदर हम उनको फिट ही नहीं करते हैं। हमारी उसमें इकोनॉमिक सोच से वो बाहर है और वो एक तरह का बर्डन बन चुका है देश के ऊपर। हम ये मान के चलते हैं जब तक कॉर्पोरेट में सरप्लस नहीं होगा, जब तक कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देगा, तब तक जो है गरीबों के लिए पैसा नहीं है। ये हमारी सोच है, इकोनॉमिक डिज़ाइन ये कहता है, जो कि गलत है।
मेरा मानना है कि अगर हम इसको रिवर्स करें, अगर आप देखिए 50% पॉपुलेशन के हाथ में अगर ज़्यादा पैसा जाता है तो जैसे कहा जाता है कि 7वां वेतन आयोग जो है इट विल एक्ट एज ए बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी। मेरा ये मानना है कि अगर 50% के हाथ में पैसा जाएगा तो वो बूस्टर डोज नहीं, वो रॉकेट डोज होगी। इतनी डिमांड क्रिएट होगी कि आपकी जीडीपी 7% पे नहीं अटकेगी, आपकी जीडीपी 20% पे पहुंच जाएगी। कि क्या वो रास्ता नहीं हो सकता? जस्ट बिकॉज आपके इकोनॉमिक्स 301 में नहीं लिखा हुआ है तो आप उसके सोचने की सक्षम ही नहीं है। ये हमें इसको रियलिटीज को देखते हुए इसको इम्बाइब करना पड़ेगा, अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को, सोच को। अब टाइम आ गया है दुनिया में भी और भारत में भी उसको रीलुक करने की या उसको रीडिफाइन करने की जरूरत आ गई है। अंशुमन जी, आपने शुरुआत में बात की थी कि पॉलिसीज़ हमारी जो इस तरह की हैं कि जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन करने वाला है, उसको कुछ नहीं मिलता, बिचौलिया जो है उसका फ़ायदा उठा जाता है, सरकार भी उसी से ख़रीद लेती है और उसी को फ़ायदा पहुंचा देती है। लेकिन एक काफ़ी समय से मांग चल रही है कि भाई अब तो हम इंफॉर्मेशन एज में और सूचना क्रांति के दौर में रह रहे हैं, तो ई कॉमर्स क्यों ना किया जाए और ई मंडियाँ क्यों ना बनाई जाएँ कि अगर प्रोडक्शन यूपी में हुआ है और ज़रूरत तमिलनाडु में है तो वहाँ माल पहुँचाने का इंतज़ाम ज़्यादा बेहतर तरीके से हो और इस बिचौलिए के सिस्टम को ख़त्म करके सीधे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का एक रिश्ता कायम किया जाए। सर, लंबी बहस है ये, इसको समझना पड़ेगा। सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऐसे नहीं होते जिनको क्या आप इतने बड़े कॉन्टिनेंटल साइज कंट्री में ट्रैवल करा सकें। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। हमेशा एग्रीकल्चर के मार्केट दो तरह से होते हैं। एक जो फूड ग्रेन का मार्केट है, उसके लिए आपको स्टोरेज कैपेसिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती है, उनको प्रोसेस करना पड़ता है। और इसलिए आप भारत में देखिए कि फूड प्रोडक्ट्स की महंगाई अलग अलग राज्य में अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि उसकी वजह है कि वहाँ लोकल जो फूड प्रोड्यूस है और आमतौर पर लोकल फूड प्रोड्यूस लोकल मार्केट में आता है और उससे आगे अगर आपको ले जाना है तो उसके आगे आपको किसी न किसी लेवल पर प्रोसेसिंग खड़ी करनी पड़ेगी। भारत में आज भी जितने कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है उसके केवल 20% कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल है, जबकि सरकारें इतना सब्सिडी देती हैं। और कोल्ड स्टोरेज किसके लिए हैं? सिर्फ आलू और प्याज के लिए। इसके अलावा तो बाकी प्रोडक्ट्स के लिए कोल्ड स्टोरेज की टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज भी हमारे पास नहीं है। मुद्दा यह है कि हमें एग्रीकल्चर को पूरी इकोनॉमी के पार्ट के तौर पर देखना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है कि वहाँ इनकम नहीं है। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि आपको लैंड चाहिए, उनके पास एक बड़ा लैंड रिसोर्स है, आपको बाकी डेवलपमेंट के लिए, हाउसिंग के लिए, ग्रोथ के लिए लैंड चाहिए, तो आपको एक बहुत प्राग्मेटिक, बहुत एक्यूरेट लैंड प्लानिंग करनी पड़ेगी अगले 20-25 साल के लिए कि आप एग्रीकल्चर की लैंड का कैसे इस्तेमाल करेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, किसान डिस्ट्रेस में अपनी लैंड सेल कर देता है। आपको जो रूरल डिस्ट्रेस इस समय दिखाई पड़ रहा है उसकी एक बड़ी वजह है कि पिछले 4-5 साल से रूरल एरिया में लैंड के प्राइसेस भी गिरे हुए हैं। हर फार्मर के पास लैंड नहीं है, न सेल करने के लिए, प्राइस के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आपको लैंड की प्लानिंग देखनी पड़ेगी। आपको पानी की समस्या देखनी पड़ेगी। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें 2014 और 2016 के बाद कंसिस्टेंटली नॉर्मल से कम रेनफॉल हुआ है। मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, और वहां सूखे की स्थिति बराबर बनी हुई है। आपको रेनफॉल का, आप एक बार एक नॉर्मल रेनफॉल का डेटा देखते हैं पर आज जो उसका रीजनल वेरिएशन देखें तो आपको दिखाई देता है कि पानी की क्राइसिस लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा क्रॉप के जो पैटर्न चेंज होते हैं, क्रॉप्स की जो डिमांड चेंज होती है, कंज्यूमर के जो खाने पीने के तौर तरीके बदलते हैं, उनके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर को उतनी ही फाइन प्लानिंग की, उतनी ही माइक्रो प्लानिंग की जरूरत है जितनी प्लानिंग की जरूरत किसी सर्विसेज या इंडस्ट्री के लोगों को होती, क्योंकि आपके पास जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा थोड़ा कम इन्फॉर्म्ड रहेगा। उसे हैंड होल्ड करने की जरूरत होगी, उसे बताने की जरूरत होगी, उसे इंपावर करने की जरूरत होगी इंफॉर्मेशन के साथ, प्लानिंग के साथ। आप उसे कंसिस्टेंटली नहीं कह सकते कि आज हमने आलू की कीमत बढ़ा दी तो तुम अगले साल दबा के आलू पैदा कर दो और उसके बाद सड़क पे फेंक दो, फिर अगले साल वो आलू नहीं पैदा करेगा और खुद महंगा आलू खरीद कर खाएगा, क्योंकि वो कंज्यूमर भी है प्रोड्यूसर के साथ। तो ये समस्या है, ये कंप्रेहेंसिव प्लानिंग का चैलेंज है। और एग्रीकल्चर की प्लानिंग भारत में बहुत एडहॉक रही। उसकी वजह यह है कि एग्रीकल्चर एक ऐसी प्राइवेट एक्टिविटी है जिसका प्रोड्यूसर बहुत छोटा है और वो प्रोड्यूसर प्लान और डिजाइन नहीं कर सकता। बाकी जगह एग्रीकल्चर में प्राइवेट इंडस्ट्री है, प्राइवेट प्रोडक्शन एक्टिविटी है जैसी कोई एक्टिविटी, पर बाकी इंडस्ट्रीज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो फ्यूचर प्रोडक्शन प्राग्मेटिक ढंग से भविष्य की तरफ देख पाते हैं। मुझे लगता है कि अभी भी समय है, क्योंकि आप इतने बड़े देश हैं, आप फूड इंपोर्ट करके नहीं खिला सकते। आपको अपने देश की फूड सेल्फ डिपेंडेंस बनाए रखनी पड़ेगी और अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्वाइव कराना पड़ेगा। इसके लिए आपको इसको अर्बन इकोनॉमीज में भी ग्रोथ लानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर को पॉलिसी मेकिंग के सेंटर में लाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सारी सर्विस, सारे सेक्टर्स की सर्विसेज और इंडस्ट्री के टेंडम में एग्रीकल्चर कहां खड़ा हुआ है। देवेंद्र शर्मा साहब, आपका फाइनल कमेंट कि इस इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, इस कृषि संकट से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग हो, बहुत ही नटशेल।
देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि एग्रीकल्चर में आज रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, विच मीन्स कि इस एग्रीकल्चर को सेंटर में, जैसे अंशुमन जी ने कहा है कि सेंटर में रखकर उसके आसपास ही जो बाकी हमारी इकोनॉमिक जो ढांचा है उसको हमें दोबारा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें देखिए, उसमें शॉर्ट टर्म है, कुछ उसमें लॉन्ग टर्म्स है। ये हमें उसमें जब हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें स्पेल आउट होते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उसके अंदर। पहली बात तो है कि किसान की इनकम, चाहे वो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट हो या फिर अश्योर्ड इनकम हो, ये दोनों चीज़ें कैसे बनाई जाएंगी, कैसे कार्यरत होंगी, ये हमें एक चीज़ देखनी है। उसके बाद हमें देखना है कि देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम किसान को आती है, जो उसकी खेती की पद्धति है, उस खेती को पद्धति को बदलने का भी समय आ चुका है। आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो आंध्र प्रदेश है, चाहे सिक्किम है या बाकी देश में, अब वो किस इंटेंसिव फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, वो जो है उसका नुकसान जो है सबके सामने है। अब उससे बदलने की ज़रूरत है कि कैसे हम एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग सिस्टम्स की तरफ जाएंगे, और वो एक बड़ा देशव्यापी एक कैसा कार्यक्रम बने, उसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। उसको एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, अब एवरग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन वो है जो कि सॉइल को, पानी को, पर्यावरण को ना नुकसानदायक हो और ना ही वो ह्यूमन हेल्थ को ख़राब करे। ये हो गया। तीसरा सबसे बात है कि ट्रेड के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। देखिए, ट्रेड में क्या होता है कि ट्रेड की पॉलिसी अलग चलती है और एग्रीकल्चर की पॉलिसी अलग चल रही है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ छोटा सा समझने के लिए कि तिलहन के टाइम पर, तिलहन को देखें अगर हम, तिलहन की जो प्रोडक्शन है देश में, 93-94 में हम लोग ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट थे एडिबल ऑयल्स में। हम लोग सिर्फ 3% इंपोर्ट करते थे अपनी रिक्वायरमेंट का। आज हम 70% या 60% के आसपास, 70,000 करोड़ रुपए का हम इंपोर्ट करते हैं। वी आर द सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल इन द वर्ल्ड। वो इसलिए है क्योंकि हमने अपनी ड्यूटीज़ को कम किया, चीपर ऑयल को इंपोर्ट किया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब चीपर ऑयल भारत में आया तो हमारा जो किसान है वो खेती से बाहर हुआ। वही सेंट्रल इंडिया की मेन क्रॉप जो है वो तिलहन है, ऑयल सीड्स है। वो शायद किसान अगर आज उस पुरानी उसमें चले होते कि हमने प्रोटेक्ट किया होता तो आज शायद इतना क्राइसिस वहाँ पर नहीं होता, एग्रेरियन डिस्ट्रेस नहीं होता। तो ये हमें देख के चलना है, इसका तालमेल ट्रेड का और अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन का और कंजम्पशन का, वो दोनों को हमने तालमेल करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसान को जो प्रोडक्शन तो कर देगा, लेकिन सबसे बड़ा है कि मंडी में या मार्केटिंग रिफॉर्म्स हमारे देश में नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ मार्केट रिफॉर्म्स वो हैं जो कॉर्पोरेट कह रहा है कि आप ये करिए, तो हम लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स हैं, मार्केट रिफॉर्म्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, एमएसपी हमारे देश में, जिसका वो हम मोनोपोलिस्ट कई हमारे देश के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि प्राइसिंग होती है उससे, लेकिन एमएसपी हमारे देश में एक ही तरीका है जिसको आप कहते हैं प्राइस डिस्कवरी होती है। अगर आप एमएसपी को हटा देते हैं तो प्राइसेस क्रैश करते हैं। मैं सिंपल बात बताना चाहता हूं कि एमएसपी मात्र 6% किसानों को भारत में मिलता है। 94% फार्मर्स जो देश के हैं वो ऑलरेडी मार्केट्स पे डिपेंडेंट हैं। अगर मार्केट्स इतनी अच्छी होती, इतनी बेनेवलेंट होती, तो आज एग्रीकल्चर में क्राइसिस नहीं होता और ना ही कोई एमएसपी की डिमांड करता। प्रॉब्लम यह है, मार्केट्स आर इनएफिशिएंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के चीफ इकोनॉमिस्ट कहते हैं 1960 से लेकर अब तक रियल इनकम किसानों की गिरती आई है। ये वो कंट्री है जहां की हम मार्केट्स की बात करते हैं। अगर वहां भी गिरती आई है तो इंडिया में हम कौन सी बात कर रहे हैं, उस मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो कि इवन अमेरिका और यूरोप में सस्टेन नहीं कर पाई फार्मिंग कम्युनिटी को। मेरा ये कहना है कि अभी हमारे पास 7,600 एपीएमसी मंडीज़ हैं, रेगुलेटरी मंडीज़ हैं। हमारे देश में हर 5 किलोमीटर के रेडियस पर अगर मंडी बनानी है किसान के लिए तो हमें 42,000 मंडियाँ चाहिए। क्यों नहीं हम उसकी इन्वेस्टमेंट जो है उस पर ध्यान दें। ये क्या ज़रूरी है कि हर साल 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट जो इस साल गया है ऑन बेसिकली सड़कों पे, क्या हम उसमें से 50,000 करोड़ रुपए में ये 30-40,000 मंडियाँ नहीं बना सकते? और कहने का मतलब ये है कि वो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिससे किसानों के ऊपर एक अश्योर्ड मार्केट भी किसान को चाहिए। उस किसान को अश्योर्ड इनकम चाहिए, अश्योर्ड प्रोडक्शन के लिए जो गैजेट्स हैं वो चाहिए, और साथ में अश्योर्ड मार्केट चाहिए। अंशुमन जी, आपका फाइनल कमेंट कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इस एग्रेरियन क्राइसिस को डील करने के लिए क्या किया जाए? तो शॉर्ट टर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले आप एक फार्मर को शैकल्स से और बंधन से मुक्त कर दीजिए बेचने के लिए, और वहाँ जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जो ट्रेडर की पॉलिटिक्स है, उससे बाहर निकालना पड़ेगा। ये सरकार जब आई थी तो उसने जुलाई में एपीएमसी एक्ट को अमेंड करके ख़त्म करने के लिए कहा था, ज़्यादातर राज्यों ने उसको नहीं माना। जब तक आप फार्मर को किसी और दूसरे प्रोड्यूसर के बराबर नहीं लेकर आएंगे कि वो अपना प्रोड्यूस जहाँ बेचना चाहे वो बेच सके, तब तक आप कंसिस्टेंटली उसकी प्राइस डिस्कवरी को कंफर्म
डिफाइन करके रखेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म एग्रीकल्चर में करने की ज़रूरत है जिससे हम कहीं ना कहीं फार्मर्स की जो शॉर्ट लैंड होल्डिंग्स है, जिससे उनकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, उसे हम किसी इस लेवल पर लेके आए। उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। फार्मर्स प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव का इनिशिएटिव था, महाराष्ट्र में लिया गया था। फार्मर्स को ज्वाइंट फार्मिंग इनिशिएटिव है। ऐसे इनिशिएटिव भी लेने पड़ेंगे क्योंकि भारत में 60% फार्मर्स स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। आप लाख कहें कि उनको इंश्योरेंस देंगे, आप लाख कहें कि आप उनको फिनांस देंगे, पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनकी साइज ही लैंड होल्डिंग की इतनी छोटी है कि वो ये रिस्क ही नहीं ले सकते, ना वो प्रीमियम दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर लेवल पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि एग्रीकल्चर में अभी टॉप डाउन रिफॉर्म्स हैं जो देखे गए हैं। तो टॉप डाउन रिफॉर्म्स क्या है कि आप फर्टिलाइजर के प्राइस को कंट्रोल कर दीजिए, आप उनको सस्ता पानी दे दीजिए, सस्ती बिजली दे दीजिए। ये बॉटम ऑफ रिफॉर्म्स का चैलेंज है कि आप नीचे से खड़े होकर उन रिफॉर्म्स को करने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि भारत में फार्मिंग का स्ट्रक्चर बदल चुका है। फार्मर सरकारों की दखल के कारण और अनाज की सही कीमत न मिलने के कारण कैश क्रॉप की तरफ गया है, जहां जाके वो बुरी तरह मर गया है क्योंकि वो रोज टमाटर, आलू और मूली उगाता है और बाजार लेकर जाता है और बाद में उसको उसकी कीमत नहीं मिलती तो वो सड़क पे फेंक देता है। तो हमने उसे एक ऐसी क्राइसिस में फंसा दिया है कि वो अनाज उगाने के साथ बाकी चीज़, दूध में देख लीजिए, भारत में पहली बार हम 3 साल में मिल्क का गलट देख रहे हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री होगा और हमारे पास आज भी मिल्क के प्रोसेसिंग की सुविधा नहीं। आप आश्चर्य करेंगे कि भारत में जितनी भी आइसक्रीम आप खाते हैं उसमें कहीं भी मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं होता। आज भी वेजिटेबल फैट्स पर आइसक्रीम बनती, जबकि हम दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर हैं क्योंकि हमने पूरे के पूरे मिल्क मार्केट को कार्टलाइज कर दिया सर्टेन डेयरीज के हाथ में। तो जब तक आप एक अच्छा वायबल प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं खड़ा करेंगे, प्रोसेसिंग केवल फूड हार्टिकल्चर के लिए नहीं चाहिए, आपको फूड ग्रेन्स के लिए भी चाहिए, आपको मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए भी चाहिए। ये बहुत बड़ा सेक्टर था जो आपके कंज्यूमर्स को फीड करता है। जो इतना बड़ा देश है 135 करोड़ लोगों का, वहां रिफॉर्म नहीं हुए हैं। राज्य सरकारों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आगे बढ़कर और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को नए सिरे से पूरी एग्रीकल्चर और फूड पॉलिसी को रिवर्क करना पड़ेगा। उसके बिना ये जो शॉर्ट टर्म इलाज हैं जो कि तात्कालिक संकट का समाधान करते हैं वो लंबे समय नहीं रहेंगे क्योंकि हमने एग्रीकल्चर में एक उल्टी चीज़ देखी। एग्रीकल्चर में तो आप रिफॉर्म करते हैं तो उनका नतीजा और फायदा दिखाई देने लगता है। एग्रीकल्चर में कोई भी इंटरवेंशन जो है वो मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण और सीजनल वॉलेटिलिटी के कारण थोड़े समय के बाद मुश्किल बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र शर्मा साहब और अंशुमन तिवारी साहब, भारत के इस कृषि संकट पर अपनी राय देने के लिए और अपने सुझाव देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे दोनों ख़ास मेहमानों ने जो भारत के कृषि संकट पर अपनी राय व्यक्त की है, अगर उनके इन सुझावों पर अमल किया जाए तो काफ़ी हद तक इस संकट पर काबू पाया जा सकता है। मेरे साथ इस ख़ास पेशकश में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।